धनु लग्न में हुआ है। धनु लग्न बहुत कम लोगों को मिलता है। धनु लग्न वाले एक्टिव होते हैं, घूमने फिरने के, पहाड़ों पे घूमने फिरने के शौकीन, स्पोर्टी नेचर। फिर लग्नेश गुरु जो है लाभ भाव में सूर्य बुध शुक्र राहु के साथ बैठा है, शुक्र की राशि में। तो यहाँ पर जो है लग्नेश गुरु कमजोर हो गया है, क्योंकि एक तो मतभेद वाले ग्रह की राशि में, ऊपर से राहु के साथ है। वैदिक ज्योतिष में तो उसको बोल देते हैं चांडाल योग। अब क्यों बोला उसका नाम चांडाल योग रखा पता नहीं। फिर अब इनके 10वें धन भाव में चले हम, तो धन भाव में शनि की राशि है। शनि आया तीसरे भाव में अपनी ही राशि में, है ना। तो एनर्जी की तो कोई कमी नहीं। तीसरे, छठे और 11वें भाव में पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो शनि इनका अच्छा फल देगा यहाँ पर। फिर चंद्रमा इनका मीन राशि में चतुर्थ भाव में है, और वो अष्टमेशों के चतुर्थ भाव में आया है, कोई बुरा नहीं, ये भी ठीक है ना। अब केतु इनको देखिए, केतु इनका पंचम भाव में, तो विवाह के 1.5 वर्ष के अंदर अंदर ही प्रथम संतान के योग बना देगा। लेकिन यदि इसके ऊपर शनि या मंगल की दृष्टि हुई तो पहली संतान की हानि होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो पहली संतान की हानि हो जाएगी। शनि यहाँ पर तीसरे भाव में अच्छा है, लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, ये एनर्जी में कुछ कमी कर देगा। अब शत्रु भाव में देखें, रोग ऋण शत्रु का भाव में वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र चला गया 11वें भाव में, तो रोग का भाव भी है। रोग की बात करें अगर हम, तो इनको जो है पिंडलियों में, पैरों में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, साथ में जो जो ग्रह बैठे हैं उनसे संबंधित बात ये होती है कि वो रोग का कारक ग्रह राहु है, तो अचानक आकस्मिक रूप से जो है रोग पैदा करेगा। गुरु सर नमस्कार। सर नमस्कार। गुरु यहाँ पर किस टॉपिक पे हो रहा है सर? सर ये एक पत्रिका पे चर्चा चल रही है ना। विषय क्या है सर? ये इनका प्रश्न आया था, क्या ये राजनीति में जा सकते हैं, विवाह कब होगा, और भी सारी बातें। एक सेकंड सर, थोड़ा स्टार्ट से कराएंगे सर, थोड़ा लेट जुड़ा सर, देखिए वो सर अब बीच में कंटिन्यू ठीक है जाएगा, है ना। कोई बात नहीं सर, जो आगे करा रहा है वो करा दो। हाँ, तो हम पहले तो अभी वैदिक ज्योतिष से देख रहे हैं, तो मैं बता रहा था कि रोग भाव का स्वामी शुक्र के साथ साथ जो ग्रह बैठे हैं उनसे संबंधित भी जो है रोग पैदा हो सकता है। जैसे सूर्य है तो शरीर में गर्मी, बुध है नसों में समस्या, गुरु पेट में समस्या। अच्छा, फिर छठे भाव के ऊपर जो कि अपना शत्रु का भाव भी होता है, जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या वो जिन ग्रहों के साथ होता है उसके विरोधी या शत्रु भी वैसे ही होते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि शुक्र जो सूर्य बुध के साथ है, तो ऐसे उच्च अधिकारी, उच्च वर्ग के लोगों से शत्रुता होगी। साथ में राहु भी है, तो निम्न वर्ग के लोगों से भी इनको तकलीफ होगी। सप्तम भाव में चले, सप्तम भाव में इनके मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाया गया, लेकिन जीवन में कोई गलती भी करेंगे, है ना, यहाँ पर। अच्छा, सप्तमेश यहाँ पर राहु के साथ आ गया, तो विवाह में देरी हो सकती है। फिर हम चले आगे, सप्तम भाव पर किसी और ग्रह की दृष्टि तो नहीं। फिर अष्टम भाव में मंगल आ गया, और वो भी कर्क राशि का, कमजोर हो गया। लेकिन पुरुष की पत्रिका में मंगल चौथे भाव में अच्छे फल नहीं देता, स्त्री की पत्रिका में मंगल अष्टम भाव में अच्छे फल नहीं देता। यहाँ इनका मंगल कमजोर हो गया, तो मंगल किन भावों के फलों में कमी करेगा? जिन भावों में उसकी राशि पड़ी है, जैसे पंचम भाव में, तो प्रेम के मामले में, संतान के मामले में कमजोर हो गया, तो पंचम से अष्टम भाव में जाएगा, संतान के 100% देरी होगी, हानि होगी। फिर 12वें भाव का स्वामी भी मंगल है, खर्च का भाव, तो ये खर्चों में वृद्धि करेगा। आकस्मिकता के भाव में बैठा, अप्रत्याशित भाव 8वां कहलाता है वहां पर। तो किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12वें भाव में जाए वो ठीक नहीं होता है। अब भाग्येश को देखिए, भाग्य भाव में इनका सूर्य की राशि है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य स्वयं तो यहाँ पर 11वें भाव में चला गया, है ना, लेकिन वो राहु के साथ होने से उसको ग्रहण लग गया। फिर शनि की दृष्टि पड़ गई, तो भाग्य में इनको बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ेगा।
फिर आ जाए कर्म भाव में, बुध की राशि है कन्या राशि। अच्छा, बुध वही सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाए रहे, लेकिन ये भी जो है सूर्य राहु से पीड़ित हो गया है। अच्छा, फिर 7, 8, 9, 10, चलिए शनि की तो दसम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। तो लाभ भाव का स्वामी शुक्र भी लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो राहु के साथ है, आकस्मिक रूप से इनको महिलाओं से, स्त्रियों से लाभ होगा, क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है और राहु आकस्मिकता का कारक है। ठीक, और 12वें भाव का स्वामी मंगल यहाँ चला गया अष्टम भाव में, आकस्मिक रूप से इनके खर्चे उड़ के सामने आएंगे, जैसे अचानक बाइक खराब हो जाना, अचानक गाड़ी खराब हो जाना, और भी कई चीजें ये हो गया। अब कृष्णमूर्ति पद्धति से हम देखें तो इनके लग्न का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है। गुरु के हम सूचक देखें लग्न की 10, 10, 1, 3, 1, 3, 10वां भाव जुड़ा हुआ है ना, तो पिता के कार्यों में रुचि होती है एक तो, दूसरा स्टेटस की चाह भी बनी रहती है और स्टेटस मिलता भी, क्योंकि 10वां भाव जुड़ गया, इसलिए इनको राजनीति में जाने का बड़ा वो लग रहा है कि जा सकते, ठीक है। और 1, 3 भी जुड़ा हुआ है, तो 10 का एक भाव का संबंध जब 3 से होता है तो आप नोट लिखिएगा, तीसरे भाव संबंधित तो लग्न की, लग्न का संबंध तीसरे से होना तो व्यक्ति एक्टिव होता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम और साहस का है। अब आ जाए धन भाव पे, धन भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है, तो राहु आकस्मिकता का कारक है, आकस्मिक रूप से धन देना या हानि करना। राहु को देखें 10, 10, कर्म से इनको धन की प्राप्ति होगी, एक भी है तीसरा भी, तो तीसरा आ गया बातचीत से, लेखन से, कम्युनिकेशन सेक्टर से, डॉक्यूमेंट से, किसी भी प्रकार के, इससे इनको सर एक को कैसे कनेक्ट करें सर? एक तो सर स्वयं प्रयास का है ना, उसका कोई विशेष नहीं। अब आ जाते हैं हम सीधे, इनका जो प्रश्न है राजनीति में जा सकूंगा क्या, तो राजनीति में जाने के लिए प्रमुख भाव होता है 10वां, 10 का संबंध होना चाहिए 5, 6, 10, 11, पंचम के बगैर तो सरकारी क्षेत्र में जाना ही मुश्किल है ना। तो 10वें का सबलाट या उपनक्ष स्वामी देखे हम, वो शुक्र है, शुक्र को देखा हमने, शुक्र 10, 10, 1, 3, 5, 6, 10, लीजिए 100% राजनीति में जाने के योग हैं। तो इनको जिस किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप राजनीति में जाएंगे तो वो सही बोला। आपको भी नजर आ गया होगा 10 का संबंध 5, 6, 10 से हो गया। और इनके ए और बी ग्रेड में देखिए 10, 10, 10 भाव बहुत ऑपरेट हुआ 10, 10 ए और बी ग्रेड में, ठीक है, ये भी देख लिया। अब सर्विस की बात कर रहे थे तो 10 भाव का सबलाट जो है देखा हमने, शुक्र है, शुक्र को हमने देखा 2, 6, 10, 11 में से 5, 6, 10 से जुड़ा हुआ सरकारी क्षेत्र। एक बार छठे से भी देख लेते हैं, छठे का कौन है, गुरु, गुरु को देखें, गुरु 10, 10, 1, 3, 5, ठीक है। तो तीसरा भाव और ये बुध और शुक्र 10 का, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको कौन कौन से भाव दिख रहे हैं, 10, 10 का तो हो गया कर्म भाव, तीसरा हो गया कम्युनिकेशन सेक्टर का, है ना, आईटी इंजीनियरिंग का, पंचम भाव सरकारी सर्विस के लिए अच्छा है, छठा भाव सर्विस के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब तो इनके भाग्य में 100% है। सर हाँ जी, ये 5वां बार गेट तो नहीं करता ये? नहीं नहीं सर, 5 जब 6 और 10 के साथ आता है तो गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, पंचम भाव अथाह धन का भाव है। अच्छा ना, अब हम आ जाते हैं यहीं से, 10 का संबंध भी हो गया। अब इनकी इच्छा पूर्ति किसके जरिए होगी, राहु 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है, राहु जिन जिन भावों का सूचक होगा उन भावों से इच्छा पूर्ति होगी। तो राहु को देखिए 10 यानी कर्म के माध्यम से, एक स्वयं प्रयास से, और तीसरा भाव कम्युनिकेशन सेक्टर का और छोटे भाई बहनों का भी, उन लोगों से भी इनकी इच्छा पूर्ति होगी, ये चीजें जुड़ गई। अब बात करें कि सर्विस की बात, तो ये अभी प्राइवेट सेक्टर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 1994 का बर्थ है, तो 2022 में से आज 1994 को माइनस कर दें तो 12 में 4 है, हाँ
ये 28 साल के होने आ गए हैं, है ना जी। तो 28 साल के होने आ गए हैं, तो अब राजनीति में जाने के योग भी हमें दिख गए, ये बात भी पक्की हो गई है, और गवर्नमेंट जॉब का योग भी आ गया। तो अब दशा क्या बोल रही है, दशा चल रही है इनको शुक्र की, शुक्र की दशा इनको लग चुकी है, 2020 में लंबी चलेगी। शुक्र को हमने जैसे कि देखा था, शुक्र इनके 10वें भाव का सबलाड है। और दूसरी बात यहाँ पर शुक्र को देखिए, उसके 10 10 1 3 5 6 10, तो राजनीति में जाने के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अभी भक्ति किसकी चल रही है, तो देखिए अभी शुक्र में चंद्रमा की भक्ति है। चंद्रमा की भक्ति को अगर हम देखें, है ना, चंद्रमा की भक्ति कब तक है, 13 अगस्त 2023 तक। तो चुनाव की बात करें तो चुनाव कब होने वाले हैं, 2024 में, है ना। जी विधायकी वाला है शायद, अब भी विधानसभा है वाला गुजरात में। अच्छा, तो चलिए यहाँ 13 अगस्त तक योग बने हैं। शुक्र के भाव तो हमने देख लिए, अब चंद्रमा के सूचक देखें। चंद्रमा 10 3 7 9 8, ये 10 और 3 बहुत अच्छे हैं, ये भी कोई बुरे नहीं इनके लिए। तो चंद्रमा भी हो गया। उसके बाद आगे आप अंतर तक जाएं, तो हमें ये पता होना चाहिए भैया गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, तो गुजरात में चुनाव का कब बन रहा है माहौल, है ना, वो मुझे अभी पता नहीं कब चुनाव है वहाँ पे। विधानसभा वाला है सर। अच्छा, तो विधानसभा वाला कब है ये समय हमें पता नहीं अभी। जी शायद दिसंबर तक, 23 तक है सर, 23 के आस पास है। 23 में है ना। हाँ तो चलिए 23 में तब चंद्र शुक्र बुध को ले लेते हैं, 27 फरवरी तक, तो बुध के सूचक देख लेते हैं। तो बुध भी 10 10 7 9 का कोई बुरा नहीं, है ना। फिर केतु आ जाएगा, केतु को आप देखिए, केतु 10 4 5 6 10, ये बहुत बढ़िया। तो इनके लिए जो अच्छा समय आ रहा है 27 फरवरी से, है ना, 27 फरवरी से लेके ये 3 मार्च के बीच का है, बहुत अच्छा। और उसके आगे शुक्र है, तो शुक्र 10वें भाव का है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद सूर्य आ गया, सूर्य को चेक कर लीजिए, 7 9 4 11 12, ये संपत्ति का कारक आ गया, खराब भाव नहीं है। 4 11 12 के साथ जब भी 9 आता है तो ये बहुत अच्छा माना गया है। तो इनके राजनीति में जाने के 100% योग ये हमने फिक्स कर दिया। सर, आपने क्या बोला, किसके साथ नो आता 4 तो अच्छा 11 होता? 12 के साथ 9 आना अच्छा माना गया। अब बात करें हम कि अब इसकी डेट निकालने की जरूरत नहीं है कि कब होगा। पहली बात तो क्या है कि इनको पहले कोई पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगी, तरीका तो यही है। उसके बाद पार्टी इनको टिकट देगी, तो टिकट नहीं मिलेगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उस वक्त की हमें इनकी प्रश्न कुंडली बनाना चाहिए कि भैया टिकट मिलेगा या नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो राजनीति में जाना चाहता है, पहले उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्या इन्होंने पब्लिक के बीच में जगह बनाई है, अचानक से खड़े हो गए चुनाव में, कोई पहचानता नहीं तो वोट कौन देगा। तो इनको अभी से सोशल वर्क करना शुरू करना पड़ेगा, केवल भाग्य में इससे कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, वो 10 5 6 10 भाव इनको अच्छी नौकरी दिला देंगे। राजनीति में जाने के लिए सर, जरूरी है ये पहले प्रसिद्धि हासिल करे। हाँ सर जी, एक क्वेश्चन है, हाँ जी, जैसे सर आपने कहा कि कोई जाने नहीं तो इनको टिकट कैसे मिलेगा और कैसे ये जीतेंगे, मतलब हाँ पब्लिक के बीच में। पर हाँ, सर दो मतलब कि अभी 2019 का चुनाव मोदी के ही नाम पे हाँ। आधे लोग तो ऐसे ही गुरुदेव जीत गए थे, मतलब हम सब उनको जानते भी यूपी अच्छा में अच्छा नहीं थे, वो मोदी के ही अच्छा, नाम पे पे बस जीते। जीते। हाँ टिकट तो मिलना चाहिए ना। हाँ, क्या? तो टिकट टिकट मिलना, तो मिलना चाहिए। नहीं टिकट मिल गया, वो बोल रहे हैं चुनाव जीत गए जिनको लोग जानते भी नहीं थे। नहीं सर, बाकी अगर टिकट मिलेगा पार्टी टिकट हाँ, जरूर पहली बात इस जातक के बारे में कहें तो पहले तो उसको टिकट मिलना चाहिए। उसके बाद तो हम इनको ये उपाय या सलाह के तौर पर एडवाइस देंगे कि पहले आप सोशल काम कीजिए, लोगों की समस्याओं पर ध्यान दीजिए, अपना नाम थोड़ा सा फैलाइए, उसके बाद ही बात बनेगी, है ना। अब आ जाते हैं जो कैलकुलेशन का काम हमें मिला है, वो है विवाह कब। तो पहले तो हम 7वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखें। 7वें भाव का सबलाड है गुरु, गुरु के हम सूचक देखें।
ये 10-10-1-3 हो गई विवाह में देरी। क्योंकि ये जो धन के भाव है, अच्छी सर्विस के भाव है, वो विवाह के विरोधी होते हैं। तो विवाह में ये देरी हुआ होगी। सर, इसका मतलब हुआ सर वो पत्नी और लक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकती। हाँ। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब चलिए, सातवें का संबंध तो 10 से नहीं मिल रहा है, 10 से आ गया है, तो ये तो विवाह में देरी करेगा, ईगो प्रॉब्लम भी पैदा करेगा, अहम की भावना रहेगी कि मैं कुछ हूँ। सात्विक का सूचक जब दसम भाव 10वां बनता है तो ईगो प्रॉब्लम आती है। तीसरा भाव जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 5, 7, 11 में से एक भी भाव नहीं आया, केवल तीसरा जो है जुड़ा हुआ है। लेकिन ये अपन ये भी कह सकते हैं कि जब गुरु दशा भुक्ति अंतर में आएगा तो ये विवाह नहीं होने देगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनके मैक्सिमम 10-10 भाव जुड़े हैं, तो विवाह कौन दे सकता है? मंगल, मंगल दे सकता है और सूर्य, क्योंकि मंगल के पास 2, 7, 11 भाव है शुक्र और भी सूर्य सर के दे पास सकता 7, है, 9, 11 भाव है ना। और शुक्र भी सर दे सकता है। शुक्र तो दे ही नहीं सकता, 1 से 10। 5 है ना। अरे पर सर 1 से 10 भी है और शुरू में 10-10 का है ना, ए और बी ग्रेड का। तो मुख्य रूप से हमें सूर्य और मंगल का ध्यान रखना है। वैसे भी पॉलिटिशियन शादी कम ही करके खुश रहते हैं सर। हाँ। सही। चलिए अब 5, 7, 11 के सूचक लेकर देखते हैं। 5 के तो केतु और शुक्र ही है, ये लिख लेते हैं हम, केतु शुक्र। 7 का देखें, सूर्य मंगल चंद्र बुध, सूर्य मंगल चंद्र बुध। और 11 के देखें तो सूर्य मंगल, तो सूर्य मंगल दोनों ले लिए, तो हमारे पास आ गए केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल बुध, है ना। इसमें से हम 4, 6, 10 के जो उपनक्षत्र स्वामी उनको हटा, तो चौथे का है चंद्रमा, चंद्रमा को काट दीजिए। 6 का गुरु है, गुरु हमारा सूचक ही नहीं है। 10 का शुक्र है, 10 का शुक्र है और किसी भी तो भाव का नहीं है, शुक्र को भी काट दीजिए। तब तो हमारे पास केतु, सूर्य, मंगल और बुध बच गए, 4 सूचक। 4 सूचक। अब दशा चल रही है इनको अभी शुक्र की, शुक्र शुक्र सूचक नहीं है, तो आरपी में आया है क्या? आरपी में भी थोड़ी देर पहले तक था, अभी आरपी नाउ किया तो चला गया। है ना। अब शुक्र की दशा भी इनको बहुत लंबी चलने वाली है, 2033 तक। तो ठीक पहले वाला आरपी अगर मैं मान लेता हूँ, अभी आरपी नाउ करने के पहले तक था, तो चलिए शुक्र की दशा को मान लेते हैं। अब उसके बाद हमें अंतर किसका लेना है? सर ये जो केतु है सर, हाँ, केतु शुक्र के इसमें ये है सर, क्या कहते हैं, कहीं चला हुआ ना सर केतु? केतु क्या शुक्र के नक्षत्र में है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं भुक्ति किसकी फिट करें। तो देखिए अभी इनको 13 अगस्त 2023 तक शुक्र में चंद्र की भुक्ति, चंद्र हमारा सूचक नहीं है, उसके बाद मंगल आ जाए, मंगल हमारा सूचक है। तो शुक्र में मंगल कब तक है? ये 13 24 तक। अगस्त 2023 से 12 अक्टूबर 2024 तक है, राइट। तो हम यहाँ ले लेते हैं, मंगल को लेते हैं, तो जो, हाँ ये देखिए, अब मंगल में शुक्र में मंगल भुक्ति तो ले ली, तो अंतरा में इसको छोड़ देते हैं, सितंबर तक वैसे विवाह नहीं होते। फिर आ गया राहु, राहु हमारा सूचक नहीं। फिर आया गुरु, गुरु हमारा सूचक नहीं। फिर शनि, शनि हमारा सूचक नहीं। फिर बुध, बुध हमारा सूचक है। तो बुध की अंतरा कब तक है? ये देखें, 13 मार्च 2024 से 12 मई 2024 के बीच, है ना, ये फिक्स हो गया। तो 30 मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने में से महीने का निर्धारण करने के लिए हम सूर्य का गोचर देखेंगे 13 मार्च 2024 से, यहाँ से। तो अब हम आ जाते हैं ट्रांजिट पे। 13 मार्च यहाँ डाल देते हैं 13032024, टाइम मिल लेते हैं 11 11 उसमें मीन में हुआ सर सूर्य।
देखते हैं। अब ये हमने कैलकुलेट किया है ना। तो देखिए हम सूर्य का नक्षत्र स्वामी, सूर्य गुरु के नक्षत्र में जो हमारा सूचक नहीं है, तो यहाँ से हम 1 वीक से आगे बढ़ा देते हैं। ये लिया, ये बढ़ा, इधर देखिए तारीख बदल गई है और इधर सूर्य आ गया। अब बुध शनि के नक्षत्र में, शनि भी शनि भी नहीं है हमारा सूचक सूचक। नहीं है, तो आगे बढ़ा दें। फिर आ जाता है दोनों जल्दी आना। बुध आ गया। वो सुनो, अब मैं इसको 1 डे से लेता हूँ और बैकवर्ड करता हूँ, तो सूर्य बुध के नक्षत्र में किस तारीख को आया पता लगता है। ये देखिए, ये आ रहा है 31 मार्च 2024, तो सूर्य आ जाता है बुध के नक्षत्र में, तो ये महीने का निर्धारण भी होता है ना, ये बात। उसके बाद केतु तो धीमी गति का ग्रह है, तो केतु को देखा तो चंद्रमा के नक्षत्र में है, वो तो हमारा सूचक भले ही ना हो। सूर्य हमारा आ चुका है। मंगल और बुध को देख लें, तो मंगल राहु के नक्षत्र में, बुध केतु के नक्षत्र में, ये भी ठीक है। तो बस 31 मार्च के आसपास इनका विवाह होगा। तो मार्च से अगर जन्म समय में थोड़ा बहुत हेरफेर भी हो, तो आप आगे 31 मार्च के अगले दिन ही वो अप्रैल लग जाएगा, है ना। अप्रैल में सबको मालूम है कि अक्षय तृतीया आती है, ज्यादातर विवाह उसी टाइम पे होते हैं। ये 1-4 को भी आप ले लेंगे तो ये, और हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए मंगल राहु ये बढ़ाया, सूर्य मंगल, हाँ मुझे तो वही तारीख नजर आ रही है 31 मार्च, 31 मार्च के आसपास, या मार्च और अप्रैल का महीना हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये तेज गति के ग्रह है ना, ये जल्दी नक्षत्र बदल भी सकते हैं। हाँ आपकी आज्ञा हो तो एक बात बोलूं सर। हाँ जी, मैं जैसे सूर्य में मंगल, हाँ एक बार थोड़ा इसमें अंतरा में आना सर। अगर हम ये अंतरा सूर्य की सेट करें, नहीं तो सूर्य हमारा सूचक, हाँ है ना सर, कर सकते हैं ना। अच्छा आप ये यहाँ जा रहे हैं कहाँ पे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि शुक्र में मंगल भुक्ति आ गई और सूर्य अंतरा बोल रहे हैं आप सर। हाँ वो सर, अगस्त यहाँ पे से, सर। मेरी बात सुनिए, अगस्त सितंबर में विवाह नहीं होते। हाँ सर, ये तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ लेकिन सर हाँ शादी नहीं होती फिर लोग कभी भी कर लेते हैं सर। हाँ, वो लव मैरिज हो तो कर लेते हैं, इनके तो कोई भाग में दिख नहीं रहा लव मैरिज। तो अब हम बात आते हैं कि क्या बोल रहे थे, वो मैं भूल गया, वापस आ जाए इधर। विक्की हाँ विक्की विक्की पीछे वापस आ रहा हूँ मैं, एक मिनट, 31 मार्च पे आ जाए। सीधा इधर 31 मार्च बढ़ लेते हैं। हाँ मैं वो जगह देख लूँ, ये है ना, ये बात, हाँ ठीक। तो अब बात कर रहे थे, ये तो चलिए शादी काम में इनका निकाल लिया कि इनका मार्च एंड में या अप्रैल के आसपास विवाह हो जाएगा। अब जीवन साथी कैसा होगा, तो 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या है, सूर्य है ना। तो उच्च घराने सर का होगा। पिछली बार आपने वो बताया था, सर शुक्र सर आपसे कहे थे। एक सर, मिनट सर हाँ जी, ट्रांजिट पे लगा दिया सर ये। अच्छा सॉरी, इधर आ जाते। हाँ 7वें भाव का सबलाट गुरु है, गुरु है। गुरु, हाँ तो उच्च शिक्षित लड़की होगी, कलर फेयर होगा, है ना, ये हो गया। पढ़ी लिखी लड़की होगी, उच्च शिक्षित होगी, कलर फेयर होगा, हेल्थ अच्छी होगी, गुरु की है। और सर अपने से उम्र में कम दिखाई देगी। नहीं सर, वो गुरु है, बुध होता तो होता है। लेकिन ये सर 7वें भाव जो मिथुन में, इसको काउंट करेंगे क्या भैया? नहीं सर, हम ऐसी बात ही नहीं, जो लिखी ही नहीं वो क्यों बात करें। उपनक्षत्र स्वामी को देखा जाता है ना, वो कहाँ से आ गया, राशि स्वामी थोड़ी लेना है ना। अब 7म भाव किस दिशा में विवाह होगा, 7म भाव में बुध की राशि है, उत्तर तो बुध की दिशा उत्तर दिशा, तो ये इनके जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर विवाह होगा, ये हमने तय कर लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं
कि आगे ये इन्होंने जैसे प्रश्न किया था उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या क्या थे मैं बताऊं। पैसे के मामले में स्थिति कैसी रहेगी, तो हमने अब दशा के ऊपर आ जाए वो तो देख लिया कहाँ से धन आएगा। पैसे के मामले में तो शुक्र की दशा लंबी चलने वाली, इनको 2037 तक ना, उसके बाद सूर्य लगेगा। तो शुक्र और सूर्य में धन के भाव 2, 6, 11 या 2, 6, 10, 11 है ना, ये होना चाहिए। तो 2, 6, 11 अगर होंगे तो धन अच्छा मिलेगा, 2, 6, 10, 11 होंगे तो नेम फेम के साथ धन मिलेगा। केवल 2, 11 होगा तो बस काम चलता रहे ऐसा धन मिलेगा। तो ये शुक्र है, शुक्र के सूचकों को देखिए 10, 10, 1, 3, 5, 6, 10। यहाँ पर छठा भाव भी है, पंचम भी और 10वां भी। ठीक है, तो 2, 6, 11 में से छठा आ गया है, छठा आ गया, 10 आ गया, सर्विस के माध्यम से धन मिलना ही इनको। लेकिन अब यहाँ पर एक खास बात क्या है, इनका 11वां भाव बहुत कम एक्टिव है, वो केवल मंगल और सूर्य के पास ही आया है। जी सर। तो जब ये शुक्र आ जाएगा, शुक्र में जब मंगल का अंतर आएगा, शुक्र में मंगल का जब भुक्ति आएगी, तब शुक्र का छठा भाव पंचम भाव मिलकर 2 और 11 के साथ 2, 6, 10, 11 और पंचम भाव भी आ गया, तब इनको धन अच्छा मिलेगा। धन की कंडीशन एक जैसी नहीं बनी रहती है, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। कोई बिजनेसमैन है, उसकी 4 फैक्ट्री है, 2 अच्छी चल रही है और 2 बंद हो गई, ऐसा भी होता है। या दोनों चारों अच्छी चल रही है और नई फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, ये भी होता है। तो धन की स्थिति, हाँ जी। अगर 10वां भाव का जो उपनिषद है 1, 2, 6, 9 को बता रहा तो फिर क्या होता है 1, 2, 6, 9? नहीं, यहाँ तो सर वो बात ही नहीं आई ना, ये दूसरा हो गया, फिर मुझे उसका पूरा देखना पड़ेगा ना कि 10वें के साथ द्वितीय भाव जो धन की बात कर रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा कि धन किस माध्यम से। नहीं सर अभी सुनिए, बीच में अपन दूसरी चार्ट ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, इस एक को पूरा करें पहले तो, है ना सर। शिक्षा देखेंगे, शिक्षा सर। हाँ, शिक्षा की बात करें तो उन्होंने जैसे खुद ही बोल दिया, इन्होंने इंजीनियरिंग करी है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। फिर देख लेते हैं सर। हाँ, तो देखिए अब पहले तो हम जन्म समय की दशा पर चले, तो 94 में इनका जन्म हुआ, तो पहले बुध की दशा रही यहाँ, तो शिक्षा इनकी केतु में और शुक्र में। तो केतु और शुक्र को देख लीजिए, केतु 10, 4, 5, 6, 10 है ना। उच्च शिक्षा या बहुत बढ़िया शिक्षा के लिए 4, 9, 11 भाव चाहिए, और सपोर्टर होते हैं 3 और 5 भाव। तो यहाँ 5वां भाव भी है, छठा भी जुड़ गया, प्रतियोगिता में। सर शिक्षा का विरोध का कौन सा भाव होता है? 3, 9 ना सर? नहीं सर, 3, 6, 8, 10, 3, 6, 8, 10। अब बहुत बढ़िया बात क्या है कि इनका 8वां भाव बहुत कम ऑपरेट है, केवल चंद्रमा के पास है, वो भी डी ग्रेड में जाके, तो इसको कोई परेशानी नहीं हुई, इन्होंने कर लिया। लेकिन ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग नहीं करी सर, फर्क हो गया। तो जो अब हमें इनका 4, 9, 11 भाव यहाँ पर एक्टिव नहीं है एक साथ, तो हमने इनकी दशा को देखा कि शिक्षा के समय दशा क्या चल रही थी। एक तो केतु को लिया हमने, दूसरा शुक्र, तो केतु और शुक्र को देख लेते हैं। तो केतु में देखिए 10, 4, 5, 6, 10 है, तो 4, 5, 10 जो है ये एक औसत एवरेज शिक्षा रही है, ये फर्स्ट क्लास नहीं रहे। फर्स्ट क्लास होते तो इंजीनियरिंग में जाते, सीधे डिप्लोमा के थ्रू क्यों जाते, यानी पीईटी करके फिर इंजीनियरिंग में गए। तो शिक्षा के मामले में इनकी एवरेज शिक्षा ही बताएंगे, ये पक्की बात। सर वैदिक के हिसाब से भी शिक्षा कम है इनकी? हाँ, वैदिक के हिसाब से जो इनका पंचम का, हाँ ये भी हो गया। अब आगे घर और वाहन की बात कर रहे हैं, वाहन सुख और घर का। तो चौथा भाव को देखें, चौथे भाव का नक्षत्र उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है ना। यदि ये 4, 11, 12 अच्छे भावों से जुड़ा हुआ होगा तो इनके भाग में अच्छा मकान सुख होगा। लेकिन 4 के साथ 6, 8, 12 आ जाएगा तो मुश्किल होगी। अब चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा 10, 3, 7, 9 है ना। अब 10वां भाव तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये तीसरा भाव आ गया है, तीसरा भाव ये चतुर्थ का विरोधी हो गया।
तो ये अपना घर स्वयं के दम पर आसानी से नहीं बना पाए। दशा चल रही शुक्र की, शुक्र में भी नहीं दिख रहा 4, 11, 12। तो 4, 11, 12 है किसके पास? मंगल में, है ना, मंगल में। तो शुक्र में मंगल का अंतर, तो यहाँ देखें शुक्र में मंगल का अंतर तो अभी आ जाएगा, ये अगले साल ही आ जाएगा। लेकिन अब अगर ये शुक्र में मंगल का अंतर आ गया तो इतनी जल्दी ये मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए व्यक्ति कहाँ से लाएगा? अभी तो इनकी उम्र 28 साल। हमें परिस्थिति का विचार भी करना, ये बात भी। तो क्या छठा भाव वहां पर जुड़ा हुआ है? मंगल के पास छठा है क्या? नहीं, शुक्र के पास छठा है। तो कर्ज लेकर ये फ्लैट वगैरह खरीद सकते हैं। अब चौथे का सबलाट कौन था? चंद्रमा। चंद्रमा का एक बार स्टार लाट देखूं मैं, कौन है? बुध है, बुध है ना, बुध है। तो बुध होने से क्या होगा? ये कहीं पर फ्लैट ले सकते हैं। भूमि का तो मुझे नहीं दिख रहा है, प्लाट लेके मकान वगैरह बनाना किस्तों पर। पॉस एरिया में फ्लैट ले सकते हैं। हाँ, अब चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, तो इनके घर जहां भी लेंगे वहां पानी का सोर्स जरूर होगा और अच्छी जगह पर भी होगा। चौथे भाव संबंधी नियम में हमने लिखा था कि ये अच्छी जगह पे इनका घर होगा। सर अगर चौथे हाँ। भाव का हम्म, नक्षत्र जो है मतलब 1, 2, 4, 7, 11 दिखा रहा हो तो फिर 1, 2, 4, 7, 11, तो ये तो कोई बुरा नहीं हुआ इसमें, ठीक है। इसमें लेकिन देखिए चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, जैसा कि मैंने नोट्स में लिखा था, 3, 5, 10, 3, 5, 8, 12 से जुड़ जाएगा तो वो अपना मकान ही नहीं बना सकता। 3, 5, 8, 12 से हाँ, लेकिन 4, 11, 12 से जुड़ा हुआ हो और छठा भाव भी हो जाए तो कर्ज मिल सकता है, उसको कर्ज से मिल सकता है। लेकिन चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 4, 8, 11 से जुड़ेगा तो पैतृक संपत्ति के रूप में भी मकान मिल सकता है। ये नोट्स में दिया था मैंने, है ना। हाँ, हाँ जी। ये और फिर 4 और 10, क्योंकि 4 के सामने 10वां भाव पड़ता है, तो 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी हम देखें कौन है? शुक्र। शुक्र को देखें और चंद्र को देखें, ये चंद्र, ये शुक्र, 10, 3 ये। तो 4 और 10 का उपनक्षत्र स्वामी क्या 3, 5, 10 का है ना? 3, 5, 10 आ गया ना शुक्र के पास। तो ऐसा व्यक्ति और चंद्रमा द्विस्वभाव ग्रह बुध के नक्षत्र में, तो ये व्यक्ति बार बार मकान बदलेगा, पक्की बात। एक मकान में हमेशा नहीं रहेंगे, बार बार बदलेंगे। क्या इनको पैतृक संपत्ति के रूप में मकान प्राप्त होगा? 8वां भाव, सर आपने ही बताया, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कि आपने ये बताया कि सर चौथे भाव का सब लॉर्ड जो है इसका चंद्रमा था, तो पानी वाले स्थान पे मकान मिलेगा। आसपास पानी का सोर्स होगा, कोई नदी झील, और मानो सर आजकल कुआं भी होता है, अच्छा बुध हो तो यानी कि व्यावसायिक जगह मिलेगा, मतलब कमर्शियल। कमर्शियल जगह, हाँ, यानी कि सूर्य होगा तो मा- गवर्नमेंट कॉलोनी, शनि होगा तो एकांत स्थान, राहु केतु होगा तो आसपास धार्मिक स्थान, केतु हो तो अच्छा, और धार्मिक दूसरा स्थान, सर, राहु होगा तो दूसरी जाति का, यानी कि आसपास चर्च या मस्जिद या दरगाह होगी। अच्छा दूसरा सर आपने बताया था कि 3, 5 क्या बता रहे थे कि जब नहीं बना पाएगा 3, मकान? 5, 10, 4 और 10वें के उपस्वामी, 4 या 10 इनका उपस्वामी 3, 5, 10 का सूचक बनता है, तो ऐसा व्यक्ति बार बार मकान बदलता है। 3, 5, 10 का सूचक बनता है। हाँ, अच्छा, वो नोट्स में मेरा लिखा हुआ सर, जो मैंने लिखे थे ना चौथे भाव पे, आप देखिएगा। और 4, 11 का है तो यानी मकान बनाएगा। हाँ, 4, ठीक। 11, 12 में से एक का भी तो मकान तो बनेगा। अच्छा, अब बात कर रहे थे क्या उत्तराधिकार में पैतृक संपत्ति के रूप में कुछ मिलेगा मकान? तो 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। हाँ, 8वें का उपनक्षत्र स्वामी राहु है, ये इनको आकस्मिक तकलीफ देगा। 8वें का सबलाट राहु या चंद्र तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत तकलीफदायक है। अच्छा, अब राहु को देखें, राहु के सूचक है 10, 10, 1, 3, 10, 1, 3, है ना। 4, 11 से कोई संबंध नहीं, तो उत्तराधिकार में पैतृक संपत्ति के रूप में इनको मकान नहीं मिलेगा, है ना।
ये तो वही बात कि अगर सूर्य होता चौथे भाव का उपलक्ष्य स्वामी तो सरकारी कॉलोनी गवर्नमेंट कॉलोनी में होगा। चंद्रमा होता तो किसी पानी वाली जगह पर होता है। मंगल होता है तो इंडस्ट्रियल एरिया और क्या मंगल होता है तो इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक सेक्टर। बुध होता है तो कमर्शियल सेक्टर मॉल वॉल के आसपास बाजार में घर। गुरु होता है तो किसी मंदिर के पास विद्यालय के पास या घर के आसपास स्कूल होगा। शुक्र होगा तो पॉश इलाका बढ़िया कॉलोनी शुक्र है ना। और शनि होगा तो एकांत स्थान दूर। जबकि राहु होगा तो मस्जिद या चर्च के आसपास। और केतु होगा तो किसी धार्मिक स्थल यानी मंदिर हो कोई ट्रस्ट का आश्रम वगैरह हो वहां। अब चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि सॉरी चंद्रमा ये चंद्रमा किस राशि में है तो मीन राशि में है ना। तो मीन राशि में ये पृथ्वी तत्व की राशि नहीं है। पृथ्वी तत्व की राशि होती तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता। जल तत्व की राशि है। हाँ ये बात तो ये अच्छा सर चीज सर ये बताइए आपने सर मकान में 11 क्यों सर है लिया 4 और 11 सर आपने 11 इच्छा पूर्ति का ना 4 11 12 लिया जाता है। चौथा मकान का 11वां उसका लाभ और 12वां मकान में लगने वाला खर्च। 11वां तो आपका आता है 8वां सर आता है। 8वां कहाँ से आ गया 8वां तो पैतृक संपत्ति का हो गया ना। नहीं ये मतलब चौथे से 11वां आपका 8वां आता है ये बोला वो मत गिनिए सर कॉम्बिनेशन लेना है। जहाँ इच्छा पूर्ति होगी वहाँ 11वां आएगा ही आएगा। हाँ 11 तो आएगा ही आएगा ना। जहाँ इच्छा पूर्ति की बात आएगी वहाँ 11 आएगा ही आएगा। हाँ अब चौथे भाव का इनका उपनक्षत्र स्वामी जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा में 8 का संबंध तो नहीं है। हाँ 8 का संबंध आ गया तो इनको मकान का बीमा जरूर कराना चाहिए क्योंकि मकान में कुछ ना कुछ हानि होगी। नोट्स में मैंने लिखा भी है ऐसा। वो तो अच्छा 8 आया 12 नहीं आया। 8 12 जब आएगा तो मकान में बार बार मरम्मत होती है। अब वाहन की बात करें तो वाहन के भी वही के वही भाव हो गए सेम टू सेम। अभी इसको सब चौथे का सब लोड चंद्र है तो इसको व्हाइट कलर का वाहन लेना चाहिए। हाँ व्हाइट कलर का वाहन लेना चाहिए या दशा के हिसाब से लेना चाहिए। हाँ अब देखिए चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा जो है गुरु की राशि में है। तो गुरु भारी है तो क्या बोलते हैं 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन तो आएगा ही आएगा है ना। 4 पहिया वाहन जरूर आएगा। और राजनीति में जैसे ये जा रहे हैं राजनीति में ये जा रहे हैं चौथा भाव ये मीन राशि में है। इनको पानी के जहाज में बैठने का मौका भी मिलेगा वोट का। जी मतलब चौथे भाव का उपस्वामी यदि द्विस्वभाव राशि में होता है तो व्यक्ति द्विपहिया वाहन चलाता है। और अगर क्या बोलते हैं वो गुरु का संबंध हो जाएगा तो भारी वाहन चलाएगा अपना और ड्राइवर भी रखता है। फिर चौथे भाव का और क्या बताया था पशु राशि में होता है। पशु राशि में होता है तो 4 पहिया। शनि होगा तो सेकंड हैंड वाहन लेगा। शुक्र होगा राहु आ जाएगा। शुक्र है तो नया वाहन लेगा। राहु होगा तो उसमें बहुत खराबियां निकलती रहेंगी। चौथे भाव का स्वामी अगर वायु राशि में होगा तो हेलीकॉप्टर भी ले सकता है। कौन सी राशि में हो सर? वायु राशि में वायु तत्व राशियां वायु तत्व सर ये वृष राशि वायु तत्व है। हाँ तुला राशि 3 4 8 हो सर जैसे आपने बताया। कुंभ भी सर है। हाँ 3 4 8 क्या बताया सर आपने 3 4 8 अगर हो क्या नहीं चौथे भाव का उपस्वामी यदि 3 8 12 से हो जाएगा ना तो उसके वाहन से दुर्घटना पक्का। क्या है सर रिपीट करें। चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 3 8 12 का सूचक हो तो इनकी जब दशा भुक्ति अंतर आएगी तो उसका वाहन से दुर्घटना भी हो सकती है। तो 3 8 12 और यदि लग्न का संबंध 1 6 8 12 से हो और ऐसे 1 6 8 12 भावों के संयुक्त दशा भुक्ति अंतर हो तो मृत्यु तक हो सकती है। नहीं सर आपने क्या कहा नक्षत्र स्वामी देखना है कि उपनक्षत्र स्वामी? उपनक्षत्र सर नक्षत्र की तो बात नहीं कर रहे। उपनक्षत्र के जो सूचक है उसमें नक्षत्र के सूचक आ जाते हैं। सर अगर इसका जो स्वामी हो केवल 3 4 8 हो सर 12 कनेक्टेड ना हो
3-4-8 ठीक नहीं है सर, वो अपना मकान बनाने में बहुत परेशानी आएगी सर। जैसे आपने बताया, और स्कूली शिक्षा में भी समस्या। सर आपने बताया अगर फोर्थ का सब लोड अगर तो राशि में हो तो वो हेलीकॉप्टर ले सकता है। सर आजकल सीएनजी आ गई है ना सर। सीएनजी तो हेलीकॉप्टर वाहन का हुआ, वो तो उसका ईंधन हुआ, फ्यूल हुआ। हाँ फ्यूल हुआ सर। हाँ ये तो है ना, ये बात है। अच्छा, फिर कई बार लोग बोरवेल कराते हैं। अब चौथे भाव की बात आई तो बोरिंग भी करवाते हैं। तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन जो ग्रह होगा, अब मान लीजिए बोरिंग तो क्या है कि जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, ऐसा व्यक्ति जेब में पैसा हो और करवा सकता हो तो कभी भी करा दो। तो चौथे भाव का स्वामी उपनक्षत्र स्वामी ये बताता है कि बोरिंग कराएंगे तो पानी कैसा निकलेगा। तो चौथे भाव का उपस्वामी यदि सूर्य होगा तो पानी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहेगी। फिर मंगल रहेगा तो गंधक सल्फर का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, हरापन, है ना। शनि रहेगा तो उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा रहेगी। गुरु होगा तो फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होगी। चंद्रमा होगा तो नमक की मात्रा ज्यादा होगी, पानी खारा होगा। शुक्र होगा तो मैग्नीशियम का परसेंटेज ज्यादा होगा। राहु और केतु अगर होंगे चौथे के उपनक्षत्र स्वामी, अच्छा, तो बोरिंग पानी कराने होगा पर सर। पानी कसेला भी निकलेगा, स्वाद में थोड़ा कसेलापन। हूँ तब कौन सा ग्रह सर रहे कि पानी तब अच्छा तब निकले? कौन सा? कुछ ना कुछ है तो मिश्रा जी, हाँ। ईश्वर की कृपा से अच्छा अच्छा। पानी की मात्रा अधिक होना तो देखिए चंद्रमा के हाथ में, चंद्रमा अच्छा है। फोर्थ का स्वामी सर, अगर हाँ फोर्थ का स्वामी अगर बुध है तो क्या व्यावसायिक वाहन लेना चाहिए, मतलब कमर्शियल वाहन नहीं, लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं सर, एक से अधिक वाहन, है? मतलब उसकी लाइफ में एक से अधिक वाहन होंगे ना, ये भी तो कह सकते हैं। अच्छा हाँ ये सही है सर, मैंने तो काफी गाड़ियां बदली, हाँ तो मैं तो 5-6 गाड़ियां बदल चुका हूँ, तो इसे हाँ, ये दर्शाता है वो बार बार गाड़ियां बदलेगा। बिल्कुल ये बात। तो इस प्रकार से हमने इस एक चार्ट पर इतनी सारी बातें लगा दी, हर वाहन का सुख है या नहीं सब मिल जाएगा। अच्छा सर, एक चीज ये सर बताइए, कौन सी एस्ट्रोलॉजी एकदम परफेक्ट है? केपी है कि केबी है कि जेमिनी है कि आपकी ये वैदिक है? हाँ देखिए, इन्होंने पूछा है, मैं प्रश्न को दोहरा देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है ना। तो इसका जवाब है कि सबकी सब ब्रांच अच्छी है, सारी विधाएं अद्वितीय है, देखने वाला चाहिए, प्रैक्टिस करने वाला चाहिए। सर जिसको जो पढ़नी अच्छी तरह से आ जाए वही अच्छी। हाँ, और हर विधा का बेसिक जो है आधार वो वैदिक ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष है। तो हमें पहले भारतीय ज्योतिष का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए कि पृथ्वी तत्व राशियां कौन सी होती है, तो ये क्या होता है, वो कौन ग्रह किसका कारक होता है, ये मैंने शुरू के नोट्स में दिया था बेसिक में। जी जी जी, वो पूरा ध्यान रखना जरूरी है। Actually, उसके सर, बाद फिर हम आते हैं केपी पर। सर एक्चुअली सभी ना आपकी पुस्तक का इंतजार कर रहे, नोट्स बना नहीं रहे। मैं भी अभी मत बनाए सही में पूछ रहा हूँ सर। जी जी जी। अगर फोर्थ का सब लॉर्ड मार्स होएगा तो क्या होता है उसका मतलब? चौथे का सबलॉर्ड मार्स है ना। तो बोरिंग के पानी की बात करें तो कैसा पानी आएगा, उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होगी, सल्फर का परसेंटेज अधिक होगा। और वाहन की दृष्टि से सर, क्या वाहन की दृष्टि से? हाँ, वो तो पेट्रोल वाला वाहन ही हुआ। अब आज देखिए, कल तक ज्योतिष में ये अपन लेते थे ईंधन चलित वाला, पहले बैलगाड़ियां चलती थी, फिर ईंधन से चलने वाले वाहन आए, अब सीएनजी आ गया, अब सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक वाहन। तो इन सब के फार्मूले हमको ही ढूंढना है ना। जी अगर गुरुदेव सोलर वाला लेंगे तो उसके लिए चौथे का कारक सूर्य भी तब होना चाहिए, मतलब हाँ सूर्य आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा था चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, मंगल है तो है ना,
मंगल है तो देखिए इनके अग्नि कोण में इलेक्ट्रिक वस्तु हो सकती है घर में, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। एस्ट्रो वास्तु करा दी सर आपने। हाँ, वहां पर चले तो अच्छा, सब लोड से वो भी पकड़ा जा सकता है सर, वहां पे वो चीज होगी, वो चीज होगी घर वो में। आप कोशिश करते जाए तो नई नई चीज निकलेंगी। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ सर। हाँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है सर। खेली तो बताए आप जैसे सर केपी में हाँ, सर डिस्टर्बिंग बहुत हो रहा है सर, आप अपनी तरफ से म्यूट कर दो ना। कोई अपना म्यूट कर दीजिए, किसका आ रहा है। हेलो हाँ लीजिए, कर दिया म्यूट। हेलो हाँ जी बोलिए। सर। हाँ बोलिए। तो गुरुजी नक्षत्र में होता है, जैसे सर हमारा जन्म तो होता है नक्षत्र में, किस नक्षत्र में हुआ, हाँ तो हम सबसे ज्यादा सबलाट को क्यों इतना देते हैं महत्व? हाँ, सबलाड देखिए उसके क्यों बारे में हाँ। मैंने पूरा एक लेख है, वो शुरू शुरू में भी डाला था। किस प्रकार से बदलाव आता है ना, वो मैं आपको एक बार और देख के बताता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये और है सर, इस पे आपने कोई सर लेख है लिखा कि मतलब हम अश्विनी के दूसरे मुंह है, फलाना तीसरे मुंह है, फलाना चौथे में, तो इसका भी कुछ असर सर होता है? कैसा होता है? ये पूछ रहे जैसे सर सर कि अश्विनी के नक्षत्र के पहले अच्छा, चरण अच्छा। में, दूसरे। हाँ हाँ हाँ, ये चरण की जो बात है ना, नक्षत्र के हाँ चरणों हाँ का भी महत्व होता है। तो अब चूंकि वो तो सभी नक्षत्रों में चरणों के फल भी अलग अलग हो गए, तो अपने आप जी में सर। वो एक मोटी किताब बन गई। तो नक्षत्र इसके मामले में केवल आनंद जोशी की एक बुक बहुत अच्छी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो केवल इसी पर लिखी हुई है सर हाँ। मैं अब जो पूछ रहे थे वो जवाब दे दूं इनका, कि ये उपनक्षत्र स्वामी को क्यों लेते हैं। सर एक क्वेश्चन ये था जी कि अपन को मतलब किस देवी देवता, पत्रिका से अपन ये पता कैसे कर सकते हैं को किस देवी देवता की पूजा मतलब करना चाहिए। पूजा हाँ पूजन करना चाहिए जो तो उसके सर, लिए मतलब फलदायी। जी जी हाँ, तो सुनिए, पंचम भाव के नोट्स पढ़िए, मिल जाएगा आपको जवाब। मैंने लिखा है उसमें, लिखा है वो भी अरे लिखा है। सर, वो जो लिखा है ना सर, वो बस वो लिखा है, हम सब कहाँ उसको सर देखते सही। अरे सर ढूंढिए ना, पीछे जाइए, पंचम भाव है अन्य भावों से चैप्टर वाइज लिखा है, चैप्टर वाइज नोट्स है आपके पास। गुरुदेव, हाँ आपकी जो बुक आएगी ना सर, हाँ, उसमें सब मिल जाएगा। नहीं मैं उसका ना जो आपने हमारे के नोट्स उसकी पीडीएफ बनाने लग रहा हूँ, आपको भेज दूंगा सर। वो थोड़ी सबके लिए अच्छी भी हो जाएगी, मिश्रा जी वगैरह सब। वो क्या है, देखिए यहाँ पर तो थोड़ा नोट्स आगे पीछे हो गए होंगे, लेकिन बुक में ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं जो बोल रहा था उसकी बात करें कि इन्होंने पूछा था नक्षत्र स्वामी के बजाय हम उपनक्षत्र स्वामी को महत्व क्यों देते है जी ना। सर। तो देखिए एक बात इसको अपन समझे, सामान्य उदाहरण में, कि किसी भी राशि में कोई ग्रह बैठा है तो वो फल का सोर्स हो गया है ना, फल का सोर्स बन गया। मान लो कि ग्रह एक गोलाकार कमरे, जिसको अपन बोलते हैं भचक्र, सुना होगा ना, भचक्र, एक गोलाकार कमरे का कल्पना करें, उसके ठीक बीचों बीच एक बल्ब लगा है, वो ग्रह है, हो गया। गोलाकार कमरे के बीच में एक बल्ब लगा है, इस कमरे में 12 रोशनदान बने हुए, 12, उसमें 12 राशियों के स्वामी के ग्रह अनुसार 12 रंगीन पारदर्शी कांच लगे हुए हैं, ठीक है। अब इन 12 ग्लासेस में से वो जो बीच में जो आपने बल्ब लगाया, जरा उसको देखे, तो गुरु के पीले रंग से देखा, बुद्ध के हरे रंग से देखा, उसी बल्ब को अलग अलग रंग नजर आएगा, है ना। मतलब भिन्न भिन्न राशियों में एक ही वो जो ग्रह है अलग अलग फल दे रहा है। अब मान लो कि इसी गोलाकार कमरे जिसमें 12 रंग के पारदर्शी कांच लगे हैं, उसके बाहर एक गोलाकार बड़ा सा बरामदा है, उसमें 27 नक्षत्रों के स्वामी 9 ग्रह होने से 9 रंग के कांच लगे हैं, 9 ग्रहों के 9 रंग के कांच लगे हैं। अब यदि इस बरामदे के बाहर से उस बल्ब को देखेंगे आप, है ना, तो अब बीच में क्या हुआ, सबसे बाहर वाला ग्लास,
फिर बीच में रोशनदान वाला ग्लास, अब बल्ब को देख रहे, 3 हो गए ये। तो ग्रह ने राशि में ग्रह ने जो फल प्रस्तुत किए थे वो नक्षत्र स्वामी ने बदल दिए। जैसे गुरु वृश्चिक राशि में है मान लो, मतलब गुरु के आगे मंगल का लाल रंग का कांच लगा हुआ है, तो गुरु का पीला रंग और मंगल का लाल रंग मिलके क्या हो जाएगा, नारंगी रंग दिखाई देगा। अब इसी गुरु को गुरु के विशाखा नक्षत्र के पीले रंग के कांच में से देखें, बाहर वाले में से, तो वो नारंगी रंग और भी अधिक चमकदार दिखेगा। लेकिन इसी गुरु को शनि के अनुराधा नक्षत्र के नीले रंग के कांच में से देखेंगे तो नारंगी रंग और नीला रंग मिलकर हल्का बैंगनी दिखाई देगा और फल बदल गया। इस प्रकार राशि के रंग को नक्षत्र का रंग परिवर्तित कर देता है। अब यदि इसी गोलाकार कमरे के बाहर एक और गोलाकार बरामदा ले लें, यानी कि उपनक्षत्रों के लिए, उसमें भी 27 नक्षत्रों के स्वामी ग्रह 9 होने से 9 रंग के ग्लास लगे पारदर्शी, तब 3 प्रकार के कांच हो गए, ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र। अब इसमें से बल्ब को, यानी कि जो बीचों बीच बल्ब लगा है ग्रह है, उसको देखेंगे तो उसका रंग बिल्कुल अलग दिखाई देगा, अर्थात फल में अंतिम परिवर्तन उपनक्षत्र स्वामी ने कर दिया। इसलिए